हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्जापुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आधुनिक भारत का इतिहास की इस कक्षा में आज हम लोग के अध्ययन का जो विषय है वो ब्रिटिश भारत और विदेशी संबंध, यानी ब्रिटिश भारत के दौरान, यानी भारत पर जब अंग्रेजों का शासन था उस समय विदेशी राज्यों के साथ क्या संबंध रहा, कौन से युद्ध हुए हैं, कौन सी संधि हुई है, और उन युद्धों के बाद हमारे भारत की सीमा क्षेत्र में क्या क्या वृद्धि हुई है, कहाँ पर कमी हुई है, ये सारी चीज़ों को जानने का प्रयास हम लोग अपनी आज की इस क्लास में करेंगे। देखिए, हमने पहले बताया था कि 1707 से 1857 तक के इतिहास को हम लोग एक पार्ट में कवर करेंगे। तो यह समझ लीजिए कि उस फर्स्ट पार्ट की आज लास्ट क्लास है, जिसमें हम लोग 1857 ईस्वी तक के पहले, यानी विद्रोह के जस्ट पहले तक का सारी चीज़ें जो मुख्यतः राजनीतिक इतिहास है वो हम लोग आज कवर करेंगे। तो आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे कि यह जो आज का हमारा टॉपिक है वह न केवल आपको हिस्ट्री में सहायता देगा, बल्कि जो आप लोग के मुख्य परीक्षा का जो सेकंड पेपर होता है जिसमें एक सेक्शन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का होता है, आज की क्लास आपको उस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पेपर को समझने में भी एक इंसाइट देगा, आपको एक अंतर्दृष्टि देगा। क्योंकि जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ते हैं तो उसमें एक सेक्शन हिस्टोरिकल होता है कि भाई हिस्ट्री में उसका क्या डेवलपमेंट रहा है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो मुख्यतः भारत की भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहे हैं और मुख्य रूप से उसके आसपास के देशों के साथ, जैसे नेपाल के साथ, बर्मा के साथ, अफगान के साथ और तिब्बत वगैरह के साथ जो भी है, तो उसको समझने में आपको आज की क्लास से थोड़ी बहुत अंतर्दृष्टि आपको जरूर मिलेगी। देखिए, हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई अब विदेशी किसको कहेंगे। तो उसका सिंपल सा अर्थ है कि भाई जो वर्तमान भारत है, उस वर्तमान भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित जो भी देश हैं, उसमें कौन कौन से आपके हैं, जैसे ये नेपाल आपका है, यही तिब्बत भी रहेगा। अब तिब्बत एक देश नहीं अभी है, इस पर एक अलग डिबेट है आपका। नेपाल, तिब्बत, यहाँ भूटान मिलेगा आपको, फिर बर्मा, और इधर सबसे मुख्य रूप से है आपका अफगानिस्तान, और यहाँ एक है आपका सिंध का क्षेत्र है जो आज पाकिस्तान में शामिल है। तो मुख्य रूप से ब्रिटिश भारत के दौरान, यानी जब भारत पर ब्रिटिश कंपनी का शासन चल रहा है, उस समय इन देशों के साथ या इन राज्यों के साथ उनका क्या संबंध रहा, आज की हमारी क्लास का वही मुख्य टॉपिक है। तो सिंपल सी चीज है कि वो देश जो भारत की भौगोलिक सीमा से बाहर स्थित हैं, उनके साथ ब्रिटिश भारत सरकार का क्या संबंध रहा, वो हम लोग आज पढ़ना है। उसमें मुख्य रूप से देखना है नेपाल, बर्मा, अफगानिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अफगानिस्तान, इसमें सिंध, तिब्बत, और एक हम देश और देखेंगे जिसका नाम है भूटान के साथ। तो देखिए, अगर आप लोगों ने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो अफगानिस्तान में लगभग युद्ध की स्थिति आपकी अभी बनी हुई है। तालिबान और वहाँ की सरकार के बीच युद्ध आपका भी चल रहा है वहाँ पर। तो अफगानिस्तान समस्या काफी लंबे समय से चल रही है। अभी समस्या के मूल को समझना है तो थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री में पीछे जाना ही होगा। अब यहाँ पर हम आज की क्लास में पूरी अफगानिस्तान की समस्या पर तो क्लास नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान की समस्या को थोड़ा बहुत समझने में यह क्लास आपको इंसाइट देने में सफल रहेगा। इसके अलावा देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि वो कारक क्या रहे हैं जिनकी वजह से अंग्रेजों और इन देशों के बीच संबंध डिसाइड होते रहे हैं, यानी वो डिसाइडिंग फैक्टर कौन कौन से रहे हैं आपको। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आपका है, अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, यानी जो उनकी जो इंपीरियल इंटरेस्ट है, यानी आर्थिक शोषण करने के लिए या आर्थिक हित के लिए, व्यापार करने के लिए सबसे मेन उनकी वो चीज रही है, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा। और दूसरी चीज क्या है आपकी, इसके अलावा जैसे भाई अब इंग्लैंड जो है वो यूरोप का देश है, तो यूरोप की आंतरिक राजनीति में उसके अन्य देशों के साथ, उसके पड़ोसी देशों के साथ या यूरोप के अन्य देशों के साथ जैसे संबंध रहेंगे, उसका प्रभाव भारत में आपका पड़ना स्वाभाविक है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था एंग्लो फ्रेंच वार के समय, जो कर्नाटिक वार हुए थे, उसमें मुख्यतः आपके हम लोगों ने देखा था कि वहां पे जैसे ही राजनीति में चेंज होता था, युद्ध वगैरह स्टार्ट होता था, तो यहाँ पर भारत में उसका प्रभाव देखने को जरूर मिलता था। तो एक जो इन देशों के साथ हम लोग संबंध देखना है, तो उसमें एक देश है फ्रांस, जिसके साथ संबंधों का इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा भारत में, और एक दूसरा महत्वपूर्ण देश है रूस। तो अब आज की क्लास शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बहुत शॉर्ट में थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को देखने का प्रयास करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या चल रहा है जिसका इफेक्ट भारत के ऊपर या भारत में जो अंग्रेजी
सरकार है उसकी नीतियों पर पड़ता है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन सा है? रूस की तरह से फ्रांस की समस्या जो होती है वो कुछ समय के लिए होती है, नेपोलियन के बाद वो समाप्त हो जाती है। लेकिन जो रूस की समस्या है यार, रूस जिस तरीके से इफेक्ट कर रहा है भारत की, मतलब ब्रिटिश भारत की नीतियों को, वो एक लंबे समय तक करेगा। तो थोड़ा रूस की स्थिति को भी समझना हमें आवश्यक है। देखिए ये हमने शॉर्ट में विश्व का मैप लिया है जिसमें मुख्यतः आपका यूरोप और एशिया का पार्ट है। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये रूस है, इधर यूरोप है आपका, ये वेस्टर्न एशिया है, ये आपका ईस्ट एशिया और कुछ देखिए। अब यहाँ हम लोगों ने देखा था, अब हुआ क्या था कि आपका मध्य उस समय लगभग 18वीं-19वीं सदी के आसपास यहाँ पर एक तुर्की साम्राज्य हुआ करता था जिसकी सीमाएं जो है वो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो अब मामला ये था कि अब रूस की स्थिति को देखिए अगर आप, तो रूस की पहुंच समुद्र तक नहीं है, डायरेक्ट किसी भी समुद्र तक रूस की पहुंच आपकी नहीं है। तो रूस क्या चाहता था कि ये जो टर्की का एम्पायर है, जो एम्पायर है वह टूटे और टूट करके ये क्षेत्र क्या हो, छोटे छोटे देशों में डिवाइड हो जाए, जिसके थ्रू क्या करे, रूस उन छोटे छोटे देशों के साथ समझौता करे, बातचीत करे और अलग अलग संधि करके वो ब्लैक सी होते हुए मेडिटेरेनियन सी तक आए। तो उसकी इच्छा यह है। तो रूस क्या चाहता है कि यह तुर्की साम्राज्य जो उसमें पतनशील अवस्था में है 18वीं-19वीं सदी में, वह चाहता है कि रूस का साम्राज्य टूटे, सॉरी तुर्की का साम्राज्य टूटे। यह किसकी इच्छा है? रूस की इच्छा। अब दूसरी तरफ इंग्लैंड को चिंता क्या है कि यदि रूस का प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ता है या मध्य एशिया में बढ़ने लगता है तो उसके भारत स्थित साम्राज्य पर एक खतरा उपस्थित हो सकता है, जिसका रास्ता क्या हो सकता है? अफगानिस्तान से होते हुए, यानी स्थल मार्ग में अफगानिस्तान से होते हुए भारत स्थित उसके साम्राज्य पर रूस आक्रमण कर सकता है। और यह रूसी आक्रमण का भय लगातार अंग्रेजों को परेशान करता रहेगा और अंग्रेज सरकार की विदेश नीति में कई ऐसे जो पॉइंट हैं, जैसे कि तिब्बत के साथ उन्होंने अग्रगामी नीति अपनाई या अफगानिस्तान के साथ उन्होंने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, उसका एक मेन रीजन है आपका रूसी आक्रमण का भय। तो यह एक बहुत शॉर्ट में बताया हमने कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रूस चाहता है कि इस क्षेत्र में उसके प्रभाव क्षेत्र का विस्तार हो, जिसको अंग्रेज अपने भारत स्थित साम्राज्य के लिए खतरा मानते हैं। इसलिए वो बार बार प्रयास करते हैं कि रूस की इन कार्रवाइयों का वह विरोध करे। अगर विरोध पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा तो कम से कम उसको रोके और रोकने के साथ साथ अपनी सीमा की सुरक्षा वह कर सके। तो बहुत साफ में हमने इस चीज को बताया है। कभी किसी दिन एक क्लास अलग से लेंगे या जब हम लोग जब मुख्य परीक्षा के लिए हम लोग जब विश्व इतिहास पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने क्या देखा कि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, यूरोप में ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ क्या संबंध रहे हैं, मुख्यतः फ्रांस और रूस के साथ, विश्व राजनीति में क्या चल रहा है, उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ये सारी चीजें मिल करके और थोड़ी बहुत स्थानीय परिस्थितियां भी हैं उस क्षेत्र में जो ब्रिटिश भारत के इन राज्यों या इन देशों के साथ, इन क्षेत्रों के साथ संबंधों को डिसाइड करते हैं। ठीक, तो आइए अब आगे देखते हैं हम लोग। आइए अब देखते हैं कि सबसे पहले जिस विदेशी राज्य के साथ अंग्रेजों का संपर्क हुआ वह देश आपका नेपाल है। देखिए नेपाल के साथ क्या हुआ था कि 1814 से 1816 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध होता है जो 2 साल तक चलता है। तो अब देखते हैं कि पहले इस आंग्ल नेपाल युद्ध की पृष्ठभूमि क्या है या इसका कारण क्या है, यानी नेपाली सेना और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का कारण क्या है। तो सिंपल चीज है, यहाँ पर जो सीमा विवाद है, जो मुख्य रीजन आपका है वहाँ पर वो सीमा विवाद है। जब अंग्रेजों की सीमाएं इधर गोरखपुर तक पहुँच गई हैं तो नेपाल के साथ उनकी सीमाएं मैच होने लगी और इधर जब दिल्ली वगैरह पर अधिकार करने के बाद जब ये सारे क्षेत्र भी अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गए तब क्या हुआ, देख रहे हैं हम लोग, देख सकते हैं कि नेपाल के साथ सीमाएं मैच करने लगी। जब सीमाएं मैच करने लगी तो सीमा संबंधी विवाद भी होने लगे और इसी सीमा संबंधी विवाद में मुख्य रूप से 2 जिले हैं, बुटवाल और सिराज, जिस पर अधिकार के लिए दोनों के बीच संघर्ष हुआ। लॉर्ड मिंटो के समय गोरखों ने एक बार इस पर इन दोनों डिस्ट्रिक्ट पर अधिकार भी कर लिया था, लेकिन बाद में फिर इसको अंग्रेजों ने वापस ले लिया। अब जब लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ऐसे प्रयास फिर से किए जाने लगते हैं नेपालियों के द्वारा। अब हम लोगों ने देखा था कि लॉर्ड हेस्टिंग्स एक प्रखर साम्राज्यवादी है जो साम्राज्य विस्तार का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता है।
तो उसके समय में जब ये विवाद स्टार्ट हुआ तो हम लोग उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि वो युद्ध करने का कोई मौका छोड़ने वाला नहीं था। इसी सीमा विवाद के संदर्भ में अंग्रेजों और नेपालियों के बीच 1814 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। शुरुआत में अंग्रेजों को एक दो जगह हार मिलती है, लेकिन बाद में अख्तर उनका एक मुख्य सेनापति बनता है। जब वो जाता है अपनी सेना लेकर के तो वह बहुत ही आसानी के साथ जो नेपाली सेनापति जिसका नाम है अमर सिंह को कई जगहों पर परास्त करता है और परास्त करने के बाद अंततः सगौली की संधि होती है। बिहार के चंपारण में सगौली है आपका, सगौली की संधि होती है। अब सगौली की संधि इंपॉर्टेंट आपके लिए देखिए, युद्ध 1814 से 16 ईस्वी, नेपाली सेनापति अमर सिंह, आफ्टर लोनी इधर से हैं अंग्रेजों के सेनापति, अंग्रेज गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स है। तो अब ये सारे फैक्ट हैं आपके। तो युद्ध के बाद सगौली की संधि होती है। अब सगौली की संधि से क्या क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये है। जैसे कहीं पूछ सकता है कि सगौली की संधि या आंग्ल नेपाल संघर्ष के बाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं, तो उसमें 2-3 फैक्ट दे दिया आपको और उसमें से पूछ ली कि इसमें कौन सा सत्य है या कौन सा असत्य है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, जब सीमा संबंधी विवाद बार बार हो रहे हैं तो सबसे जाहिर सी बात, सबसे जो प्रमुख समाधान होगा या जो मुख्य पॉइंट होगा वो किस चीज का होगा, सीमा का होगा। तो सगौली संधि से क्या होगा कि दोनों राज्यों की सीमाएं निश्चित हो गई और अंग्रेजों ने कई जगहों पर वहां पर वो खंभे वगैरह लगा करके स्पष्ट कर दिया कि भाई यहाँ तक हमारी सीमा है और इसके बाद आपकी सीमा है। अंग्रेजों को क्षेत्र के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट आपका है कुमायूं और गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट प्राप्त हुए और तराई का भाग। देखिए, ये तराई का क्षेत्र है इधर, और इधर आपका कुमायूं और गढ़वाल, ठीक है। तो जो हिमाचल प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है और जो उत्तराखंड में आज का जो मुख्यतः उत्तराखंड में जो मुख्य रूप से पर्यटक स्थल या कह सकते हैं कि उत्तराखंड का अधिकांश भाग जो है वो इसी सगौली की संधि से अंग्रेजों को प्राप्त होता है। अब इसी में एक क्वेश्चन मतलब आ सकता है कि किस युद्ध के बाद या किस संधि के बाद भारत में अंग्रेजों को पर्यटक स्थल जैसे नैनीताल, शिमला, मसूरी, रानीखेत, ये सब क्षेत्र हैं, वो सब किस संधि या युद्ध के बाद प्राप्त हुए? तो वो आपका सगौली की संधि है और आंग्ल नेपाल युद्ध है। तो ये सारे क्षेत्रों की प्राप्ति होती है, दोनों राज्यों की सीमाएं फिक्स हो गई, नेपाल मित्र राज्य बन गए। भाई युद्ध हुआ, हार गए तो वही सबके साथ करते थे, जैसे एक सहायक संधि का प्रारूप टाइप का सहायक संधि की तरह शर्तें होती थी उसमें, उसी तरीके की संधि वो हर देश के साथ या राज्य के साथ करने का प्रयास करते थे। उसमें क्या होगा, नेपाल भी अंग्रेजों का मित्र राज्य बन गया और ये मित्रता आपको दिखेगी 1857 के विद्रोह में। जब 1857 का विद्रोह भारत में चल रहा होता है तो 1857 के विद्रोह के दमन में नेपाली सेना ने बहुत अच्छी सहायता की थी और अंग्रेज इस विद्रोह का दमन कर पाए, उसमें एक मेन रीजन नेपालियों द्वारा अंग्रेजों का विरोध था। तो यह मित्रता का लाभ उनको बाद में मिलेगा। गोरखा लोगों ने कहा कि भाई चलिए ठीक है, हम भी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेंगे, मान लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अंग्रेजी सेना में गोरखा रेजिमेंट सबसे महत्वपूर्ण है, यानी गोरखा सैनिक जो लड़ाकू और बहादुर जाति के हैं वो लोग अंग्रेजों की सेना में शामिल होते हैं और उस समय से शामिल हैं और आज तक भारत के आजाद होने के बाद भी एक गोरखा रेजिमेंट के नाम से हमारे यहाँ सेना में एक टुकड़ी उनकी भी होती है, ठीक। तो ये एक मेजर चीज है कि सैनिक दृष्टिकोण से एक लड़ाकू और बहादुर जाति सेना में शामिल हुई। इसके अलावा सिक्किम है आपका, देख रहे हैं यहाँ पर सिक्किम है। तो सिक्किम से जैसे नेपाल का क्या था कि सिक्किम पर अपना अधिकार मानता था और सिक्किम को कह रहा था कि वो हमारे अधीन है। तो इस युद्ध के बाद सगौली की संधि के बाद सिक्किम पर से नेपाल ने अपने अधिकार क्या कर लिए, वापस ले लिए। तो उस समय सिक्किम एक अधीन मित्र राज्य बन गया, जो बाद में डलहौजी के समय जो हर तरीके से उसने विलय की नीति अपनाई थी, डलहौजी के समय सिक्किम का विलय भारत में कर लिया जाता है। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि सिक्किम की भी जो उसके विलय की शुरुआत होती है या जो अंग्रेजों के अधीन आता है वो सगौली की संधि से आता है। इसमें दो फैक्ट हैं सिक्किम के संदर्भ में कि सगौली की संधि के बाद वो अधीन मित्र राज्य बनता है और डलहौजी के समय वह उसका विलय करता है। तो ये है आपका आंग्ल नेपाल युद्ध या नेपाल के साथ संबंध। तो एक बार युद्ध होता है इनके साथ, युद्ध के बाद मित्रवत संबंध अंग्रेजों के साथ पूरे समय तक बने रहते हैं और आगे उन्होंने 1857 के विद्रोह में बहुत ही अच्छी सहायता अंग्रेजों को दी, ठीक। देखिए, जो अगला राज्य है या जो अगला देश है वो है बर्मा, इसको म्यांमार भी कहते हैं इस समय, म्यांमार। इसके साथ अंग्रेजों का क्या संबंध रहा?
तो अब सबसे पहले देखेंगे कि बर्मा में अंग्रेजों का हित क्या है। बर्मा देखिए एक बड़ा देश है, काफी प्राकृतिक संसाधन काफी वहाँ पर, प्राकृतिक संसाधन से सागवान जो लकड़ियाँ होते हैं, लकड़ियों कई टाइप वहाँ पर मिलते हैं आपको। इसके अलावा कुछ मिनरल्स भी, अच्छे खासे मिनरल्स वहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो अब बर्मा के साथ अंग्रेजों का जो संबंध रहा है वह 3 युद्धों के माध्यम से हम लोग देखते हैं। 3 युद्ध हुए हैं अंग्रेजों और बर्मा के बीच। जो फर्स्ट युद्ध हुआ है आपका वो 1824 से 26। देखिए हुआ क्या आपका, देखिए 19वीं सदी के आरंभ में, बात कब की हो रही है, 19वीं सदी के फर्स्ट हाफ की हो रही है। उस समय बर्मी राज्य जो है, अभी हम लोग इसको आगे मैप से देखेंगे, तो जो बर्मी राज्य है या जो बर्मा का राज्य है उसका विस्तार होता है, और यानी भारत का जो क्षेत्र है असम और मणिपुर वो भी किसके कंट्रोल में है, बर्मा के राज्य में। यानी वो भारत में शामिल नहीं है, वो मतलब अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं है, वो कहाँ पर है, बर्मा राज्य में है। इधर बर्मा राज्य में ये दोनों क्षेत्र शामिल हैं, और इधर अंग्रेज कहाँ तक पहुंच जाएंगे, बंगाल तक। तो जब अंग्रेज बंगाल अंग्रेजों के पास है तो क्या होगा, दोनों के सीमा संबंधी झगड़े वहीं पर आके शुरू होते हैं। अब होता क्या है उसमें, अभी जो सीमा संबंधी झगड़े होते हैं आपका, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स समय से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन हेस्टिंग्स चूंकि आंतरिक भारत के आंतरिक क्षेत्रों में व्यस्त रहा, इसलिए उसको बाहर की तरफ ध्यान देने का समय नहीं मिला। तो झगड़े प्रारंभ हेस्टिंग्स समय में हो गए थे, लेकिन उस समय इसके ऊपर कोई कार्रवाई या कुछ चीज ऐसी कोई महत्वपूर्ण घटना उस समय नहीं हुई। हो क्या था भाई, वही सीमा संबंधी विवाद का मामला क्या है, यह हमारा क्षेत्र है या आपका क्षेत्र है, इस तरह के विवाद होते थे। दूसरी तरफ जो वहाँ के विद्रोही वगैरह होते थे, या जो वहाँ के राज्य के जो कह सकते हैं कि अपराधी टाइप के लोग होते थे, वो कई बार भाग करके भारत की सीमा में शरण लेते थे, उसको अंग्रेज संरक्षण देते थे। तो एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अंग्रेज, हमने पहले कहा कि उनकी साम्राज्यवादी विस्तार की नीति रही है, और युद्ध करने का बहाना लगातार खोजते रहे कि किस तरीके से मौका मिले और हम युद्ध के माध्यम से अपने समाज का विस्तार करें। तो जो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार का जो रीजन है वो उनकी सामाजिक विस्तार की नीति है, और दूसरी तरफ बर्मा दरबार जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में है। वो शुरू से क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस में, उसको लगता है कि हम काफी मजबूत है और अंग्रेज बहुत ही मजबूत स्थिति में नहीं है। तो बर्मा दरबार का अति उत्साह है, क्योंकि जैसे कि बातचीत होगा, जैसे कई बार जैसे बुक्स वगैरह में जो शब्द यूज किया गया है कि जो बर्मा राज्य के लोग थे या जो बर्मा का राजा था वो घमंडी था, उसको अपनी शक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था, उसने अपने घमंड की वजह से कई बार अंग्रेजों से प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष किया। तो बर्मा दरबार का अति उत्साह है, और इधर अंग्रेजों की समाजवादी विस्तार की नीति। इन दोनों रीजनों की वजह से तात्कालिक काल उसमें सीमा संबंधी विवाद होंगे। इन दोनों रीजनों की वजह से फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार 1824 से 1826 ईस्वी में होगा। उस समय जो गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड एमहर्स्ट है, लॉर्ड एमहर्स्ट। हम लोगों ने गवर्नर जनरल वाले सेक्शन में इसको बहुत शॉर्ट में देखा था, आप थोड़ा हम इसको डिटेल में देखें। तो 1824 से 1826 ईस्वी के बीच फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार होगा। उस एंग्लो बर्मा वार में अंग्रेज, जाहिर सी बात है अंग्रेज जीत जाएंगे। उसमें जीतने के बाद 1826 इंपॉर्टेंट है, यानडोक की संधि। देखिए कई बार वो कर क्या सकता है आपका कि कई विदेशी राज्यों के साथ जो अलग अलग संधियां हुई हैं उसको मैच करने के लिए पूछ सकता है, या उसका टाइम देकर के क्रम में लगाने के लिए पूछ सकता है कि जैसे मान लीजिए यानडोक की संधि, गंडमक की संधि, सगौली की संधि, इनको क्रम से लगाइए। तो उनका टाइम देख लीजिए कब है, 1800 से 1826 में समाप्त होगा, और यानडोक की संधि बर्मा के साथ ये लोग करेंगे। तो अब फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार के बाद यानडोक की संधि से अंग्रेजों को कुछ क्षेत्रों की प्राप्ति होगी। उसमें अराकान और टेनासरियन का क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है उनका। ये देखिए बर्मा एक बड़ा देश है और काफी उपजाऊ भी है, वहाँ पर खेती वगैरह काफी अच्छी होती है, मुख्यतः धान की, मतलब चावल की खेती अच्छी होती है वहाँ पर। तो अराकान और टेनासरियन का क्षेत्र मिलता है। क्षतिपूर्ति के रूप में 1 करोड़ रुपया की डिमांड करते हैं ये लोग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्यापारिक संबंध की स्थापना। हम लोगों ने बार बार देखा है कि जब भी अंग्रेज किसी के साथ संधि करते हैं तो उसके साथ एक शर्त जरूर रखते हैं कि भाई हम आपके क्षेत्र में आकर के व्यापार करेंगे, और आप हमें अन्य व्यापारियों की तुलना में प्रेफरेंस देंगे, यानी हमारा कर कम होगा और हमें ज्यादा सुविधाएं उनकी तुलना में मिलनी चाहिए। तो अभी तक व्यापारिक संबंध, मतलब कि अब म्यांमार को लोग व्यापार करने के लिए गए नहीं थे, या वहां पर कोई इफेक्ट उनका या प्रभाव वहां पर था नहीं। तो अब क्या होगा, इस संधि के बाद व्यापारिक संबंध स्थापित होंगे, और अंग्रेज व्यापारी जाकर के रंगून में बसना शुरू करेंगे और वहीं से अपना व्यापार करना शुरू करेंगे। इस चीज को ध्यान दीजिएगा,
क्योंकि जो सेकेंड एंग्लो बर्मा वार है उसका एक रीजन व्यापारियों का है, मतलब व्यापारियों की वजह से या व्यापारियों के कारणों को लेकर के सेकेंड एंग्लो बर्मा वार आपका स्टार्ट होता है। तो व्यापारिक संबंध की स्थापना होती है जिसमें अंग्रेज व्यापारी वहां पर जाकर के बसते हैं और उनको व्यापार करने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा आवा वहां की राजधानी है, उस समय बर्मा की राजधानी आवा थी। आवा में एक वही ब्रिटिश रेजिडेंट रखने की स्वीकृति मिलती है। इसके अलावा बर्मियों ने मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य मान लिया, मतलब कहा कि ना आपका ना हमारा, और मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया। इसके अलावा असम, कछार और जयंतिया महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इन क्षेत्रों से उन्होंने अपने अधिकार वापस ले ली और ये क्षेत्र उसी समय से अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल हो गए। तो इस तरीके से फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार जो सीमा विवाद से प्रारंभ होता है और याडोब की संधि से समाप्त होता है। इस संधि के बाद अंग्रेजों को न केवल भारत में असम, कछार और जयंतिया के क्षेत्र प्राप्त होते हैं और बर्मा के जो राज्य क्षेत्र का भाग अराकान और टेनाचल का क्षेत्र वो भी इनको प्राप्त होता है और सबसे इंपॉर्टेंट व्यापार करने की अनुमति और व्यापारियों को वहां बसने की अनुमति मिलती है। तो इस तरीके से फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार आपका समाप्त होता है। सेकेंड, अब देखिए सेकेंड हमने कहा कि सेकेंड एंग्लो बर्मा वार का एक रीजन है ये व्यापारिक संबंध है, तो एक इसको हम लोग देखेंगे। दूसरी चीज जो सेकेंड एंग्लो बर्मा वार हुआ है वो हुआ 1852। अब याद कीजिए 1848 से 1856 लॉर्ड डलहौजी का समय, और लॉर्ड डलहौजी हर तरीके से युद्ध हो, शांति हो, दत्तक पुत्र नहीं लेने देंगे, हर तरीके से वह ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए प्रयासरत है। तो डलहौजी के साम्राज्यवादी भूख उस समय जो भाई वो हर तरीके से साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा है। और अब हुआ क्या कि रंगून के निवासियों ने, जो व्यापारी थे, अंग्रेज निवासी थे, उन्होंने डलहौजी को पत्र लिखा कि यहाँ पर हमारे साथ अत्याचार होता है। वही झूठी बातें हैं कि हमारे साथ अत्याचार होता है, कर वगैरह हमसे ज्यादा लिया गया है उसमें। तो इन सारी चीजों को लेकर के उन्होंने एक मुद्दा बनाया, बर्मा के ऊपर आक्रमण करने का मुद्दा बनाया। और दूसरी तरफ डलहौजी पहले से तैयार बैठा था ही कि कोई मौका मिले और हम आक्रमण करके अपने क्षेत्र का विस्तार करें। तो उसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, व्यापारिक नीति जिसके संबंध में कर संबंधी विवाद था कि भाई कर हमसे ज्यादा लिया जा रहा है, या अब हुआ क्या, उसी समय जिस राजा ने वो संधि स्वीकार की थी, जब राजा चेंज हो जाएगा तो क्या करेगा, याडोब की संधि को मानने से इनकार करेगा। और उसी जब अस्वीकार कर देगा तो भाई उनको जो कर संबंधी जो छूट वगैरह मिले हुए थे वो छूट वगैरह उनको नहीं देगा। तो उस वही आपका कर संबंधी विवाद है कि उनके जो उनसे एक्स्ट्रा कर दिया जाएगा उसको लेकर के वो लोग मुद्दा बनाएंगे और डलहौजी को पत्र लिखेंगे। डलहौजी इसी मौके का वेट कर रहा है, तुरंत वो क्या करेगा, बिना किसी अल्टीमेटम, बिना कुछ वो किए तुरंत ही बर्मा के ऊपर आक्रमण कर देगा। और वही 1852 में बहुत छोटा सा युद्ध होगा, बहुत ज्यादा प्रतिरोध बर्मा की तरफ से नहीं होता है, वो लोग युद्ध में जीत जाते हैं। अब इन्होंने कहा कि बर्मा से कहा कि तुम संधि करो, बर्मा ने संधि करने से जब मना किया तो लॉर्ड डलहौजी ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए जिन क्षेत्रों को जीता था उनको एक घोषणा के माध्यम से, मुख्य रूप से उसको जो नाम दिया जाता है लोअर बर्मा, यानी बर्मा का जो निचला हिस्सा है लोअर बर्मा, उसका एक और नाम है पीगू। लोअर बर्मा का ही क्या नाम है, पीगू। लोअर बर्मा का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में। अब देखिए यहाँ पर संधि नहीं हो रही, ये ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड एंग्लो बर्मा वार के बाद संधि नहीं हो रही है। जिन क्षेत्रों को डलहौजी ने जीता था एक घोषणा के माध्यम से उसने उसको उन सभी को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया। तो इस तरीके से आपका सेकेंड एंग्लो बर्मा वार समाप्त होता है। अब देखिए ये मैप है जो हम जिक्र किया था, देखिए मणिपुर एक स्वतंत्र राज्य हो गया, इधर असम वगैरह जो क्षेत्र है आपका जैसे वही सबसे आगे आप देखिए ये जो ग्रीन और ये क्षेत्र है, ये तीनों क्षेत्र आपके उन्हीं के हैं। फर्स्ट वार देखिए, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार के बाद ये क्षेत्र टेनासरीन का क्षेत्र है जो उनके कब्जे में आएगा, और अराकान का क्षेत्र। देखिए ये समुद्र तट से लगे हुए इलाके हैं। हमने कहा कि जब ये वो क्षेत्र लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सामरिक होगा, या तो आर्थिक दृष्टि से या तो सामरिक दृष्टि। देखिए ये समुद्र तट का क्षेत्र, यानी क्या हुआ कि जब इन दोनों क्षेत्रों को आपने ले लिया तो पूरा समुद्र तट बर्मा का अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। यानी अब बर्मा को अगर व्यापार करने के लिए अंग्रेजों की अनुमति या अंग्रेजों की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। और सेकेंड एंग्लो बर्मा वार के बाद ये पेगू का क्षेत्र, ये जो है आपका रंगून वगैरह, और जो ये इरावदी नदी के डेल्टा का क्षेत्र है, ये इरावदी नदी आती है, इसका डेल्टा है। और आप सभी लोग जानते हैं कि डेल्टा काफी उपजाऊ क्षेत्र होता है। तो फर्स्ट में अराकान और टेनासरीन और सेकेंड में पेगू या जो लोअर बर्मा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जो बर्मा का पूरा समुद्री तट है वो किससे कंट्रोल में चला गया, अंग्रेजों के कंट्रोल में। यानी
अब बर्मा अपने व्यापार के लिए किसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा? अंग्रेजों के ऊपर। तो वही है कि जब भी ये लोग लेते हैं 2 ही क्षेत्र लिया या एक ही क्षेत्र लिया, लेकिन लेंगे तो महत्वपूर्ण लेंगे, या तो आर्थिक दृष्टिकोण से या तो सामरिक दृष्टिकोण से, तो ये हो जाएगा। अब जो थर्ड एंग्लो बर्मा वार होता है वो 1885 में, उस समय जो गवर्नर जनरल या वायसराय है वो है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन समय में 1885 में होता है। अब देखिए 1852 सेकेंड एंग्लो बर्मा वार हुआ, सब कुछ ठीक हो गया, सब हो गया, ले लिया इन्होंने, आधे ज्यादा विलय कर लिया। तो अब कोई भी एक देश है, अब हमने कहा कि ये लोग बहुत ज्यादा स्वाभिमानी थे, इनको अपनी शक्ति के ऊपर घमंड भी था। तो अभी भी 2 युद्ध हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये स्थिति को पूरी तरीके से समझ नहीं रहे हैं। अब जो बर्मा का राजा होगा, एक बार मतलब बाद में कालांतर में जाकर के बर्मा का राजा चेंज होगा और बर्मा का जो नया राजा बनेगा थिम्बू, उसका नाम क्या है? थिम्बू। से जो थर्ड एंग्लो बर्मा वार है वो थिम्बू समय में हुआ, सेकंड वाले में मिंडन है आपका। तो थिम्बू समय हुआ है। तो अब होगा क्या आपका, जब यह राजा बनेगा तो राजा बनने के बाद ही यह अंग्रेजों की अधीनता को या अंग्रेजों के साथ संबंधों को स्वीकार नहीं करता है, यह मतलब वह उनको मित्र नहीं मानता है। रीजन क्या है कि अंग्रेज रेजिडेंट के माध्यम से लगातार बर्मा में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे थे। ये हर राज्य में करते थे, वो जहां भी उनके रेजिडेंट होते थे वो अपने रेजिडेंट के माध्यम से उस राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करते थे। तो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से थिम्बू भी नाराज था। दूसरा, वो अंग्रेजों को अपना मित्र नहीं मानता था। और जब जाहिर बात मित्र नहीं मान रहे हैं और नाराज हैं, तो अब प्रयास करते हैं बाहर की किसी शक्ति के साथ सहायता लेने का। तो उसने वही किया जो अन्य यूरोपीय शक्तियां, जैसे मुख्य रूप से उसने फ्रांस के साथ, इटली के साथ, इन सब देशों के साथ उसने क्या किया, बातचीत करके अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करना शुरू किया। थिम्बू ने क्या किया, फ्रांस के साथ एक व्यापारिक संधि की। अब फ्रांस के साथ जब व्यापारिक संधि करे, इसका मतलब क्या है कि अंग्रेज को यह 1% भी बर्दाश्त होने वाला नहीं है। यानी जो अब अंग्रेज चाहते थे कि स्पेशल जो प्रोविजन है या जो स्पेशल रियायतें हैं वो केवल उनको मिले, अन्य किसी को न मिले। और यदि फ्रांस की बात हो रही है, रूस की बात हो रही है, तो वैसे ही उनकी आंखें और ज्यादा चढ़ जाएंगी। तो फ्रांस के साथ एक व्यापारिक संधि की उसने, जिसमें बाद में यह मतलब बातचीत हो रही थी कि बाद में यहाँ पर एक फ्रांसीसी बैंक भी स्थापित किया जाएगा, मतलब और म्यांमार के विकास में फ्रांस की सहायता ली जाएगी, रेलवे लाइन वगैरह बिछाया जाएगा, सेना वगैरह में सहायता देगा। तो जब संधि करेगा तो संबंध और कटु हो जाएंगे। इसके अलावा जो मणिपुर की जो बाउंड्री लाइन थी उसको मानने से भी थिम्बू ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि हम इस सीमा रेखा को नहीं माने, यानी जो मणिपुर को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया गया था उसको उसने मानने से इनकार कर दिया। इसी में एक प्रश्न आता है जूते का प्रश्न। ये एक मतलब पूछ सकता है, या अगर कोई वैसा पेपर बन जाता है कि जूते का प्रश्न क्या है आपका, या किस देश के साथ संबंधित है, या किस युद्ध के साथ, या ऐसे कुछ को पूछ सकता है। तो जो जूते का प्रश्न है वो आंग्ल बर्मा संबंधों में है। अब जूते का प्रश्न क्या है, जैसे वहां पे बर्मा में एक परंपरा थी कि जब भी ये लोग अंग्रेज मिलने जाते थे तो अपना जूता उतार करके ही आप वहां के राजा से मिल सकते। तो यही क्या है आपका जूते का प्रश्न है। तो इसको लेकर कई बार अंग्रेजों ने आपत्ति दर्ज की थी और बाद में उस समय के कई गवर्नर जनरल ने इसको करने से मना कर दिया। तो यही प्रश्न आपका क्या है, जूते। और वो लोग कहते थे कि भले हम किसी सीमा क्षेत्र को छोड़ सकते हैं, किसी अपने क्षेत्र को छोड़ सकते हैं, लेकिन जूते के प्रश्न पर हम नहीं मानेंगे और जूते के प्रश्न पर हम युद्ध करने को भी तैयार है। थिम्बू का ऐसा कथन है। तो ये जूते का प्रश्न आपका वही है। अब देखिए ये स्थितियां क्या हैं जूते के प्रश्न को लेकर के, और फ्रांस के साथ जो व्यापारिक संधि हुई है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की वजह से, इन सब सारी चीजों से क्या है, जो अंग्रेजों और बर्मा के बीच जो संबंध है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, लगातार कटु होते जा रहे हैं। अब यह मौका कब मिलता है, जो एक तात्कालिक कारण आता है, भाई युद्ध शुरू होता है। युद्ध तो शुरू हो रहा है 1883 में। तो ये सारी उसकी पृष्ठभूमि है। पृष्ठभूमि पर वही तात्कालिक कारण आपका होगा कि बंबई की एक कंपनी है, बंबई बर्मा कंपनी, एक कमर्शियल कंपनी है जो सागवान लकड़ी के व्यापार का ठेका ली थी। अब होगा वही, उसी को लेकर के सागवान लकड़ी कंपनी के ऊपर इसने कुछ जुर्माना, इसने थिम्बू ने कहा कि इनको जितना टैक्स देना चाहिए इन्होंने उतना टैक्स नहीं दिया है, उसने उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया। अब इस प्रश्न को लेकर के डफरिन यानी जो अंग्रेजी सरकार और इनके बीच विवाद होता है और उस विवाद के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, यानी तत्कालिक कारण क्या है, बंबई बर्मा कंपनी के ऊपर जो उन्होंने जुर्माना लगाया वो रीजन है, बाकी में ये सारी चीजें आती हैं।
तो इसी पृष्ठभूमि में आपका तिथि आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1885 ईस्वी में, बहुत कम समय में होता है युद्ध होगा, बहुत ही आसानी के साथ ये लोग जीत जाएंगे। मांडले देखिए आवा ये राजधानी है, ये बताया था कि ये राजधानी है। बहुत जल्द ये लोग मांडले वगैरह पर अधिकार कर लेंगे। अब अधिकार करने के बाद मांडले पर अधिकार हो जाएगा। थिम्बू ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब थिम्बू ने जब आत्मसमर्पण कर दिया तो इसको महाराष्ट्र के रत्नागिरी में राजनीतिक बंदी के रूप में रखा। जब थिम्बू आत्मसमर्पण कर देगा तब क्या होगा आपका जनवरी 1886 ईस्वी में पूरा बर्मा, यानी अभी तक ये क्षेत्र था, अब ये पूरा क्षेत्र आपका ये श्याम वाला नहीं, तो जो बर्मा का पूरा क्षेत्र है वो अंग्रेजों के, यानी एक बड़ा राज्य या एक बड़ा क्षेत्र अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाएगा। यानी जनवरी 1886 में पूरे बर्मा का अंग्रेज साम्राज्य में विलय कर दिया जाएगा। अब हम लोग जब नेक्स्ट आगे क्लास में जब 1935 का एक्ट पढ़ते हैं, या आप लोग पॉलिटी में चीज को पढ़ चुके होंगे कि 1935 के एक्ट से, भारत शासन अधिनियम से बर्मा को भारतीय साम्राज्य से अलग कर दिया गया था। तो 1935 के एक्ट से अलग हुआ था, लेकिन रियल जो प्रैक्टिकली में वो हुआ था वो 1937 में। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 3 युद्धों के माध्यम से बर्मा का साम्राज्य थोड़ा थोड़ा करके अंग्रेजों ने अपने पूरे साम्राज्य में शामिल कर दिया। तो अब यहाँ देखेंगे तो क्या आपका यहाँ जो मुख्य नीति उनकी कौन सी है? साम्राज्यवादी नीति, जिसमें व्यापार करने के लिए आर्थिक संसाधनों के लिए उन्होंने इस पूरे क्षेत्र पर अपना मतलब एक मौके को तलाश किया, और मौके को तलाश करने के बाद इस क्षेत्र में उन्होंने अपना पूरा अधिकार किया। ठीक, अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अगला देश है या जिस देश के साथ संबंध पढ़ना वो है अफगानिस्तान। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मेजर चीज़ है, इसकी वजह से अंग्रेजों के साथ संबंध इस अफगानिस्तान के साथ बहुत ही विवादपूर्ण या जटिल संबंध अंग्रेजों के रहे। अफगानिस्तान का जो संबंध रहा है, जो नीति अपनाई, उसका मुख्य रीजन है रूसी आक्रमण का, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका। देखिए इधर देखिए, रूस हम लोगों ने जब जिक्र किया था कि इंग्लैंड बाल्कन प्रदेश, यानी जो यूरोप का दक्षिणी पूर्वी हिस्सा जिसको बाल्कन प्रायद्वीप कहते हैं, उस बाल्कन प्रायद्वीप में रूस के प्रोग्रेस को रोक रहा है, यानी रूस के साम्राज्य का विस्तार होने से बार बार वह वहां पर रोक रहा है। जब रूस देख रहा है कि इंग्लैंड बार बार हम जिस क्षेत्र में विस्तार करना चाह रहे हैं उसको रोक रहा है, ये क्षेत्र इधर है आपका, क्षेत्र है, मैप में आपका पूरा नहीं दिख रहा है। जब वो देख रहा है कि जब वो इंग्लैंड इस क्षेत्र में विस्तार को रोक रहा है, तब उसने रसिया ने क्या किया, भारत स्थित इंग्लैंड के साम्राज्य पर दबाव बनाने के लिए इंग्लैंड और अफगानिस्तान के ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते से प्रेशर देना शुरू, यानी वह केवल काउंटर बैलेंस करने के लिए क्या किया, रसिया ने इस तरफ ध्यान देना शुरू किया। उसने मध्य एशिया इन सब क्षेत्रों को जीतते हुए इधर आकर के इस क्षेत्र में अपनी गतिविधि को उसने बढ़ा दिया। तो जब रूस ने इस क्षेत्र में अपनी गतिविधि को बढ़ा दिया तो अंग्रेजों को ऐसे चिंतित होना एकदम स्वाभाविक था, और बराबर वो नजर रखे हुए थे कि इधर भारत स्थित साम्राज्य पर रूसी आक्रमण का भय उनको न हो। तो जब रूस ने अपनी गतिविधियां इस क्षेत्र में बढ़ा दी, तब अंग्रेजों को अफगानिस्तान के संबंध में एक नीति डिसाइड करने की बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता, यानी बहुत ही उनको इम्पोर्टेंट लगा कि अब हमें अफगानिस्तान के संबंध में एक नीति डिसाइड करनी चाहिए। तो आंग्ल अफगान संबंधों का जो आधार है मुख्यतः राजनीतिक है, यानी साम्राज्य की सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही उन्होंने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। जैसे अब जब उस समय फ्रांसीसी आक्रमण का भय था, तो फ्रांसीसी आक्रमण के भय के समय भी जो स्थल मार्ग से आक्रमण होने का था वो कहाँ से था, अफगानिस्तान से था। तो वो तो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है। तो मेन समस्या कौन सी है, वो रूसी आक्रमण की है, यानी रूस के भारत स्थित साम्राज्य, रूस द्वारा इंग्लैंड के भारत स्थित साम्राज्य में हस्तक्षेप की समस्या। तो अब इनकी इच्छा क्या थी, अंग्रेज क्या चाहते थे, वही कि वो अफगानिस्तान को एक बफर राज्य बनाए, एक मध्यवर्ती राज्य बनाए, ताकि यदि उधर से कोई सेना आती है या युद्ध वगैरह होता है तो कहाँ पे हो, इस क्षेत्र में हो, यानी भारत में युद्ध न हो, भारत में उनके क्षेत्र में युद्ध न हो, बल्कि एक मध्यवर्ती राज्य रहे जिसके सपोर्ट में हमारी सेना भी रहे और अफगानिस्तान की खुद की सेना रहे, और वो सब मिल करके क्या करें, उस आने वाले शक्ति के खिलाफ मुकाबला करें। तो वही है कि वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान यदि उनके कंट्रोल में रहे या तो उसका राजा उनके पूरे सपोर्ट में, उससे क्या हो जाएगा, उससे उनको लगता था कि साम्राज्य को एक वैज्ञानिक सीमा प्राप्त होगी। अब यहाँ पर वैज्ञानिक सीमा का क्या मतलब है, वैज्ञानिक सीमा का मतलब है नेचुरल बाउंड्री, जैसे पहाड़ मिल जाए आपको, तो ये जो एरिया आपका क्या है, पहाड़ ही पूरा है आपका, इसमें कई सारे दर्रे हैं, और इन्हीं दर्रों को भारत की चाबी कहा गया। चाबी जो है कहते हैं कि ये क्या है,
इंडिया में एंट्री के लिए की पॉइंट है ये भारत में प्रवेश की चाबी है, जो अफगानिस्तान में कई सारे दर्रे हैं। तो चाहते थे कि इन दर्रों पर उनका अधिकार रहे, और जो अफगानिस्तान का अमीर है, मतलब अफगानिस्तान के शासक को अमीर कहते थे, तो जो अफगानिस्तान का अमीर है वह अंग्रेजों के सपोर्ट में रहे। तो उनकी यही कोशिश है पूरी। तो अब होगा क्या आपका, अब इस संबंध में हम लोग को दो चीजें ध्यान देनी, दो शब्द यूज किए जाते हैं, अग्रगामी नीति और कुशल अकर्मण्यता की नीति। अंग्रेजी में इसको फॉरवर्ड पॉलिसी बोलते हैं, और कुशल अकर्मण्यता को मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी कहते हैं। तो जो अग्रगामी नीति है वो ऑकलैंड और लिटलटन के द्वारा अपनाई गई है, जिसके समय प्रथम और सेकेंड एंग्लो अफगान वार हुए हैं। और कुशल अकर्मण्यता की नीति सर जॉन लॉरेंस से लॉर्ड नॉर्थब्रुक तक 1864 से 1876 की है। तो जैसा कि शब्द से ही आप लोग समझ लीजिए, अग्रगामी नीति का मतलब क्या है, वो लोग डायरेक्ट कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे, और अकर्मण्यता की नीति का मतलब है वो बहुत ज्यादा उसमें कार्रवाई या इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो जो कुशल अकर्मण्यता की नीति डेवलप होती है वो आपकी डेवलप होती है फर्स्ट एंग्लो अफगान वार के बाद, यानी जब उसे सीखते हैं, जब देखते हैं कि अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करना हमारे लिए बहुत ही सम्मानजनक और बहुत ज्यादा लाभदायक नहीं है। तो उसके बाद क्या किया, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार में बुरी तरह हारने के बाद उन्होंने कुशल अकर्मण्यता की नीति अपनी। और जब लॉर्ड लिटन आता था 1876 से 1880 ईस्वी में, जिसके कारण सेकेंड एंग्लो अफगान वार हुआ है, जब उसने हिस्ट्री से सीख नहीं ली और फिर उसने जब फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, तो फिर से वही अपमान, वही मारकाट, वही अंग्रेज सैनिकों की हत्या वगैरह का फिर से वही चीजें आपकी स्टार्ट हो जाती है सेकेंड एंग्लो अफगान वार। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कहा कि अफगानिस्तान की आज की समस्या को समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री में आप लोग को जाना पड़ेगा। तो उसका एक सेक्शन आपका अंग्रेजों की नीति है, क्या रही है उस क्षेत्र में, उसके माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं। देखिए अब थोड़ा सा देखते हैं हम लोग अफगानिस्तान की आंतरिक, यानी ऐसी सबसे पहले ये देखते हैं कि ऐसी क्या स्थिति बनी जिसकी वजह से अफगानिस्तान में अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का मौका मिला। जैसा कि हम लोगों ने भारत में देखा था कि बंगाल का हो या मराठों का हो, जो आपसी अंतर्विरोध है उस राज्य के बीच, या जो उत्तराधिकार का युद्ध वगैरह हुए हैं, या उत्तराधिकार को लेकर जो संघर्ष हुए हैं, उसने मौका दिया है अंग्रेजों को उन राज्यों में हस्तक्षेप करने का। और यही काम आपका अफगानिस्तान में भी होगा, जब अंग्रेजों को उत्तराधिकार के युद्ध के कारण या उत्तराधिकार के संघर्ष के कारण अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने का मौका मिले। देखिए होगा क्या आपका 1793 ईस्वी से ही आप अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है। उसमें दो नाम याद रखिएगा, एक दोस्त मोहम्मद का है और दूसरा शाह शुजा का है। ये जो इंपॉर्टेंट है, दोस्त मोहम्मद फर्स्ट एंग्लो अफगान वार के समय शासक है, और शाह शुजा वो व्यक्ति है जो अंग्रेजों के पास संरक्षण के लिए गया हुआ है, और मतलब वही कि आप हमको गद्दी प्राप्त करने में सहायता दीजिए, बदले में आप जो कहेंगे हम वो आपको देंगे। तो दोस्त मोहम्मद है एक। अब देखिए जो शाह शुजा है वो अहमद शाह अब्दाली का पोता है, जैसे कभी स्टेटमेंट में दे सकता है कि दो दिन स्टेटमेंट दिया और पूछ दिया कि अहमद शाह अब्दाली का पोते शाह शुजा ने इस समय से इस समय तक या उसने ऐसे किया वैसे किया। तो अहमद शाह अब्दाली का पोता है शाह शुजा, जिसने 1803 से 1809 तक काबुल पर राज्य किया, लेकिन बाद में उत्तराधिकार युद्ध में हार जाएगा और दोस्त मोहम्मद उसी समय से अफगानिस्तान का शासक बन जाएगा। जब शाह शुजा हार जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, लुधियाना में। देखिए पहले वो आता है रणजीत सिंह के पास सहायता मांगने के लिए कि आप हमारी गद्दी प्राप्त करने में हमको सहायता कीजिए, लेकिन रणजीत सिंह की सहायता नहीं करते हैं। बदले में उसको शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भी दे दिया था इसी सहायता के लिए कि भाई हमें सहायता कीजिए, हम आपको सब चीजें देंगे। तो सहायता मांगी, वहां से उसको सहायता नहीं मिली। फिर बाद में लुधियाने में, मतलब जो लुधियाना का क्षेत्र है वहां पर वह गया और अंग्रेजी संरक्षण में वहीं पर रहने लगा। देखिए अब अंग्रेजी संरक्षण में काफी दिन से है, अब अंग्रेज भी वेट कर रहा है, मतलब देखिए अब वो वेट करें, तुरंत आक्रमण नहीं किया उन्होंने, या तुरंत उसके सामने शाह शुजा को लेकर के तुरंत वो खड़े नहीं हो गए। देखिए इसके साथ ही साथ अंग्रेजों ने प्रयास किया कि जब शाह शुजा को लेकर के वो अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करें, या जब शाह शुजा के साथ सेना भेजे, तो उसमें पंजाब का महाराजा रणजीत सिंह भी शामिल। वो बार-बार प्रयास करते रहे कि मतलब एक 3 लोगों का दल बने, मतलब कम से कम 1 लोग और रहें, क्योंकि अफगानिस्तान का क्षेत्र क्या है, उनकी सीमा रेखा से काफी दूर है, और वो चाहते थे कि वहां का कोई लोकल रहे जो उनकी सहायता करे। इससे वो मजबूत भी होंगे, क्योंकि उसको स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी हुई। और रणजीत सिंह चूंकि अफगानिस्तान को हरा करके उसने पेशावर पर अधिकार वगैरह भी किया था,
तो वो चाहते थे कि पंजाब का महाराजा भी उसमें शामिल हो। तो अब ये स्थिति है, शाह शुजा जो गद्दी प्राप्त करना चाहता है वह अंग्रेजों के संरक्षण में है। अब देखिए ये परिस्थिति है। अब इसी समय होगा क्या आपका, मैंने बताया कि रूस ने प्रेशर डालना शुरू किया ईरान के थ्रू। ईरान के थ्रू होते हुए अफगानिस्तान का क्षेत्र है हेरात, ईरान को सपोर्ट मिल रहा है रूस का, और उसके माध्यम से वह हेरात पर दबाव जो है बढ़ा रहा है। अब जब हेरात पर दबाव बढ़ा रहा है तो अब इसके पास भी है, क्या नाम है, दोस्त मोहम्मद भी चाह रहा है कि अंग्रेज उसकी सहायता करें। तो पहले दोस्त मोहम्मद ने प्रयास किया कि अंग्रेज से कहा कि आप हमारी सहायता कीजिए और हम जो है मतलब आप हमारी सहायता कीजिए पेशावर प्राप्त करने में। अब जो पेशावर आपका है, पेशावर जो है वो महाराजा रणजीत सिंह के अधीन है। तो चूंकि अंग्रेजों की संधि पहले ही हो चुकी थी, 1809 में अमृतसर की संधि हो चुकी थी रणजीत सिंह के साथ, तो दोस्त मोहम्मद के इस ऑफर को इन्होंने ठुकरा दिया, कहा कि हम आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे। तो जब दोस्त मोहम्मद को अंग्रेजों से कोई सहायता नहीं मिलती है तब वो चला जाएगा रूस की तरफ, यानी रूस की तरफ उसका झुकाव थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा। अब देखिए वही होगा जब लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल बन करके आएगा भारत में, तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय स्थिति यह है कि वही रूस का भय है, रूस इस क्षेत्र में लगातार दबाव को बढ़ा रहा है। तो अब वो क्या चाहते हैं कि उत्तर पश्चिमी दर्रे पर, यानी इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उस पर उसका कंट्रोल हो जाए। अब अफगानिस्तान, जैसे अग्रगामी नीति में यह होता है कि या तो हमला कर लीजिए या किसी भी तरीके से अफगानिस्तान का राजा या शासक आपका मित्र बन जाए और वह आपकी पूरी बात को माने। ठीक, तो वो चाहते हैं कि या तो मित्र बन जाए या तो अधीनस्थ बन जाए। अब उसी समय ये सारी चीजें जो है आपका जब आता है तो उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से भी निर्देश मिलता है, और ब्रिटेन यानी लंदन में जो भारत सचिव बाद में आएगा, जो वहाँ पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो लंदन के जो कैबिनेट मंत्री वगैरह हैं इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने, उनकी तरफ से भी निर्देश मिलता है कि अब अफगानिस्तान में प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इन्वॉल्व होने का समय आ गया। यानी अब रूसी आक्रमण का भय उनको इतना ज्यादा लगने लगा कि अब वो चाहते हैं कि अब कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई हो और अफगानिस्तान को या तो मित्र राज्य के रूप में या तो अधीनस्थ राज्य के रूप में शामिल कर। अब यही देखिए जो सेकंड ये स्लाइड में आप देखिए, जो फर्स्ट हम लोग अफगान वार का जो टाइम पीरियड है वो 1839 से 1842 है। देखिए अब इसमें देखिए हमने दोस्त मोहम्मद जो अफगानिस्तान का शासक है उसके ऊपर प्रेशर कहाँ से, उसके जो अन्य भाई हैं वो भी उसके लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं, और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में कई क्षेत्रों पर उनका शासन चल रहा है। फारस इधर रूस की सहायता से हेरात पर प्रेशर बढ़ा रहा है, शाह शुजा गद्दी के लिए संघर्ष कर रहा है, और रणजीत सिंह के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं। तो दोस्त मोहम्मद क्या है आपका, गिरा हुआ है। अब इसी में होगा क्या, उन्हें पहले ही दिख रहा है कि दोस्त मोहम्मद ने पेशावर की प्राप्ति के लिए अंग्रेजी सहायता की प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन जब उसको नहीं मिला तो उसने अपना रुख रूस की ओर कर लिया कि रूस से हम उससे सहायता लें। अब इसी समय क्या होगा कि अंग्रेजों ने बर्न्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा काबुल कि भाई तुम जाओ, और उसका मुख्य उद्देश्य काबुल जाकर के बातचीत करना नहीं था, उसका मुख्य उद्देश्य जाकर के वहां की राजनीतिक स्थिति का अंदाजा लेना था, सामरिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति क्या है, कौन सपोर्ट कर सकता है, कौन विरोध कर सकता है, रास्ता क्या हो सकता है, उसको उस लिए जाना था। बर्न्स काबुल जाएगा तो बर्न्स के समक्ष दोस्त मोहम्मद ने वही पेशावर की प्राप्ति का प्रस्ताव रखा। जब उसको लगा कि अंग्रेज हमारी सहायता नहीं करेंगे तो उसी समय एक रूसी दूत भी विक्टोरिच आया। तो जब उसको लगा कि अंग्रेज हमारी सहायता नहीं करेंगे तब क्या किया उसने दिखाने के लिए रूसी दूत विक्टोरिच का एक विशेष स्वागत किया। मतलब बर्न्स जा रहा है तो उसकी काबुल यात्रा सफल है, क्योंकि उसकी वजह से, उस मिशन की वजह से कोई नीति या कोई संधि, कोई समझौता, कोई बातचीत होने में सफल नहीं होता है। और उधर विक्टोरिच क्या है, विक्टोरिच का विशेष स्वागत हो रहा है। तो अब इससे जो अंग्रेजों का जो रूसी आक्रमण का भय है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इन्होंने क्या किया, शाह शुजा को जो गद्दी का दावेदारी ठोक रहा था, जो कह रहा था कि भैया हमें गद्दी प्राप्त करने की सहायता दीजिए, संरक्षण देना शुरू कर दिया, और मतलब तेजी के साथ उस मोर्चे पर काम करना स्टार्ट किया और सेना अगर वो लोग इकट्ठे करने लगे। और इसी क्रम में जून 1838 में एक त्रिदलीय संधि होती है। अब इस त्रिदलीय संधि में कौन कौन है, रणजीत सिंह है, शाह शुजा और अंग्रेज, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीन लोग हैं। यानी अंग्रेज और रणजीत सिंह शाह शुजा की सहायता करेंगे गद्दी प्राप्त करने में। बदले में क्या होगा, बदले में शाह शुजा अंग्रेजों और सिखों की मदद से ही अपनी विदेश नीति का संचालन करेगा। अब उसी समय हुआ क्या
वही लॉर्ड ऑकलैंड ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई पूरी, और एक अच्छी सेना उसने इकट्ठी कर ली और पूरी तैयारी उसने अफगानिस्तान पर आक्रमण करने की सोच ली और शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय क्या हुआ, देखिए अब थोड़ी परिस्थितियां चेंज होती है। अब फारस ने उसी समय हेरात पर से अपना घेरा वापस ले लिया और रूसी दूत भी बिना किसी संधि के वापस चला गया। तो जो रूसी आक्रमण का भय था वह क्या है, जो रूसी आक्रमण का भय है वह थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि उस मोर्चे पर दबाव कम हुआ। भाई जो रूसी दूत बिना संधि के वापस चला गया और ईरान जिसके ऊपर रूस का सपोर्ट है वह क्या कर रहा है, हेरात से अपने घेरे को वापस हटा रहा है। तो अब स्थिति में क्या है कि आप यदि ऑकलैंड चाहता तो अपनी अफगान नीति को संशोधित कर सकता था, युद्ध की जगह बातचीत का रास्ता वो चुन सकता था। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा, उसने सोचा कि भाई जब इतनी सेना सब कुछ तैयार हो ही गई है, सब कुछ इकट्ठा ही है, रणजीत सिंह भी साथ में है, शाह शुजा भी, तो क्या हमें यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। और उसने क्या कर दिया, 1839 ईस्वी में शाह शुजा के साथ मिलकर के अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण कर दिया। ये लोग 1839 में आक्रमण करेंगे और कंधार गजनी जीतते हुए सेना काबुल तक पहुंच जाएगी। दोस्त मोहम्मद ने, जो शासक था उस समय का, उसने आत्मसमर्पण कर दिया और शाह शुजा को वहां का अमीर बना दिया गया। तो यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है कि वो लोग जो चाहते थे अंग्रेज, वो उस चीज को प्राप्त करने में सफल हो गए। लेकिन यहीं से अंग्रेजों की समस्या शुरू होती है। देख, अफगानियों के बारे में दो चीजें हैं कि वो हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी होती है उनकी, यानी खातिरदारी बहुत अच्छी करते हैं। तो अब खातिरदारी वो दोनों तरह की अच्छी करते हैं, समझ रहे हैं आप लोग ना, कि खातिरदारी वो दोनों तरह की अच्छी करते हैं। और दूसरा, वो बहुत ही ज्यादा स्वतंत्रता प्रेमी होते हैं, यानी वह इसके साथ कोई समझौता नहीं करे, एकदम किसी कीमत पर इसके साथ समझौता वो नहीं कर नहीं सकते हैं। जो आज की स्थिति बनी हुई है वहां पर अफगानिस्तान में, उसका एक रीजन यही है कि वो किसी विदेशी, जैसे अब इन्होंने, अब यहाँ पर देखिए, इस पर समझिए इस चीज को, कि शाह शुजा को अमीर उन्होंने पहले स्वीकार किया था जब शाह शुजा अपने प्रयासों से गद्दी पर बैठा, लेकिन जब वो विदेशी सहायता लेकर के गद्दी पर बैठता है, ये चीज अफगानियों को स्वीकार नहीं, यानी उनको विदेशी हस्तक्षेप अपने राज्य में स्वीकार नहीं है। और दोस्त मोहम्मद का समर्पण के बाद उसके पुत्र अकबर खान, ये ध्यान दीजिएगा, दोस्त मोहम्मद के पुत्र अकबर खान के नेतृत्व में अफगानी जनता ने विद्रोह कर दिया। अब ये लोग गए हैं, अफगानिस्तान का पूरा क्षेत्र पहाड़ियों का क्षेत्र है, दर्रों का क्षेत्र है, लोग वहां की स्थिति जो टेरेन है आपका, उसका अनुभव अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नहीं है। उस क्षेत्र में युद्ध कैसे लड़ा जाए, कैसे किया जाए, उसके अनुभव ज्यादा इनको नहीं है। तो होगा क्या, अकबर खान ने बहुत ही तगड़ा विद्रोह किया और सबसे पहले उसमें वंश मारा जाएगा। वंश क्या होगा, वहां पर मारा जाएगा। बाद में मैकनाटन सेनापति है, जैसे इसके बाद विद्रोह का क्या होगा, ये कई अच्छे सेनापति और कई सारे सैनिक मारे जाते हैं। तो मैकनाटन भी हारेगा और बाद में इसकी भी हत्या हो जाएगी। मैकनाटन को एक बुरी अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। अब होगा क्या, जब इनको लगा कि अब हमें क्या होना चाहिए, वापस लौटना चाहिए, तो जब काबुल से लौटते हुए एल्फिंस्टन लौट रहा था अपनी सेना लेकर के, लौटते हुए सैनिकों पर वही गुरिल्ला वारफेयर है इनका, आए, आक्रमण किए और जाकर के पहाड़ों में छिप गए। तो ये लोग वापस लौटते समय भी इनके ऊपर बहुत सारा हमला हुआ और कई सारे सैनिक और इनके अधिकारी मारे गए। तो क्या हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर धन और जन की काफी क्षति अंग्रेजों की हो रही है। गुस्से में बाद में पोलाक और सेल के नेतृत्व में एक पुनः सेना भेजी जाएगी और काबुल पर अधिकार कर लिया जाएगा। लेकिन अब तक अंग्रेजों को यह बात समझ में आ जाएगी कि अफगानियों को कंट्रोल करना आसान नहीं है, क्योंकि वो लोग अपनी स्वतंत्रता के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने बुद्धिमानी दिखाई, लॉर्ड ऑकलैंड को वापस बुला दिया गया और जब एलनबरो आया तो उसने क्या किया, पूरी सेना अपनी वहां से धीरे धीरे करके सुरक्षित धीरे धीरे निकाल लिया और उसने कहा कि भाई हम उस शासक को या उस अमीर को स्वीकारता देंगे जिसे अफगानिस्तान की जनता समर्थन दे। बुद्धिमानी देखिए, जब उनको लगा कि वो वहां पर जीत नहीं सकते हैं या जो चाहिए वो, मतलब वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक वहां पर नहीं रह सकते हैं, प्रतिरोध करके अफगान, क्योंकि अब जब जनता विद्रोह करती है तब उस क्षेत्र में शासन करना बहुत मुश्किल, क्योंकि भाई जनता अगर आपके विरोध में आ गई तो आप उस क्षेत्र में शासन आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि हर मोर्चे पर जहां भी आप जाएंगे अगर जनता ही आपके खिलाफ है तो आपके लिए इजी टास्क नहीं रह जाता है। तो उसने कहा कि भाई चलिए अफगानी जनता जिसको कहेगी या जिसको उसका समर्थन होगा हम उसी को अमीर स्वीकार करेंगे। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट एंग्लो अफगान वार समाप्त होता है, अंग्रेजों को कुछ हाथ नहीं लगा।
जन और धन दोनों की क्षति हुई, सम्मान भी गया उनका। यही जब ये वापस आते हैं 1842 ईस्वी में सिंध की तरफ, तो वही कहा गया है ना कि उन्होंने जब अफगानिस्तान में उनको मार पड़ी तो वो सिंध की तरफ जाते समय एक अपने सम्मान के लिए सिंध का विलय वो करते गए। हम लोग अभी उसको देखेंगे आगे। तो इस तरीके से फर्स्ट एंग्लो अफगान वार आपका। अब आते हैं हम लोग सेकंड एंग्लो अफगान वार की तरफ। अब सेकंड एंग्लो अफगान वार का समय है 1878 ईस्वी। 1878 ईस्वी में वार होता है और 1879 ईस्वी में गंडमक की संधि होती है। देखिए, अब हमने बताया कि जो ऑकलैंड और लॉर्ड लिटन ये फॉरवर्ड पॉलिसी के समर्थक हैं और इसके बीच का जो समय है वो कुशल अकर्मण्यता की नीति का है। तो फर्स्ट वार में अपमानजनक हार मिली और भारी हानि हुई। उससे थोड़ा बहुत दिमाग इनका खुला और ये समझे कि अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने की नीति ज्यादा सफल हो सकती है। उसी नीति को कुशल अकर्मण्यता की नीति कहा जाता है। और जिस एक गवर्नर जनरल से इसका नाम जुड़ा हुआ है वो है सर जॉन लॉरेंस। ये नाम गलत हो गया है, इसका नाम है सर जॉन लॉरेंस, जिसके साथ कुशल अकर्मण्यता की नीति जुड़ी। यानी कई लोगों ने किया है लेकिन मुख्य रूप से इसके समय में अच्छे से हुआ है, या कह सकते हैं कि वो ज्यादा इसने किया है। सबसे पहले समझते हैं कुशल अकर्मण्यता। अकर्मण्यता का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं करना, मतलब शांति से बैठे हैं, कुछ भी हो आपको कुछ नहीं करना। अंग्रेज सारा ध्यान दे रहे हैं कि रूसी कैसे बढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, हर चीज पर नजर उनकी है, लेकिन वो उसमें आंतरिक हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि भाई जो वहां की जनता जिसको शासक मानेगी हम लोग उसको मानेंगे। यानी उत्तराधिकार में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं है। जो भी उस मामला की थे वो बातचीत के स्तर से समझाने का पूरा प्रयास, बातचीत के स्तर से समझौता करने का या उसको सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब फिर तो यही है लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस से लेकर के, आप कह सकते हैं कि लॉर्ड एलनबरो से लेकर के लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1876 ईस्वी तक इस नीति का बहुत ही अच्छे से पालन होता है, कुशल अकर्मण्यता का नीति। अब वहां पर फिर उत्तराधिकार युद्ध होता है। दोस्त मोहम्मद की मृत्यु के बाद उसके 16 पुत्रों फिर उत्तराधिकार युद्ध होता, लेकिन इस बार अंग्रेजों ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। कई बार राजा बने, उसमें शेर अली का नाम है, शेर अली इंपॉर्टेंट है। शेर अली बनेगा, फिर इसके अलावा कोई और बनेगा, फिर हटेगा, फिर शेर अली बनेगा। तो सब लोग बनते हैं लेकिन उसमें उत्तराधिकार कोई हस्तक्षेप अंग्रेज नहीं, यानी वही जो कुशल अकर्मण्यता की नीति उसका वहां पर पालन हो रहा है। तो अब लेकिन जब लिटन आएगा तो उसके काल में इस नीति में परिवर्तन होगा। अब देखिए लिटन जो है वह कंजर्वेटिव पार्टी का है। अब कंजर्वेटिव पार्टी जो लंदन की है वह एक कहते हैं कि उत्साहपूर्ण विदेश नीति, यानी वही फॉरवर्ड पॉलिसी फिर से कि वही रूसी आक्रमण का सामना अगर हमको करना है तो क्या होना चाहिए, अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। अब लिटन भी फॉरवर्ड पॉलिसी का समर्थक है और उसको लंदन से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। मतलब वहां से भी आ रहा है कि भाई जो लंदन के लोग हैं वो यूरोप की राजनीति को देखते हुए डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ हमें रूस जो है मध्य एशिया में जिस तरीके से बढ़ रहा है उसकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकना है। इसलिए हमें अफगानिस्तान पर डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे लिए एक मुख्य ढाल या कह सकते हैं कि हमारे लिए एक मेजर देश हो सकता है जिससे हम लोग मध्य एशिया में रूस को रोक सकते हैं और साथ ही साथ अपने साम्राज्य की सुरक्षा भी कर सकते हैं। तो वहां से उसको एक आदेश आया कि भाई आप एक प्रैक्टिकल और समानांतर संधि अफगानिस्तान के साथ कीजिए। तो इस परिस्थिति में क्या है, अब कुशल अकर्मण्यता की नीति त्याग दी गई और फिर से अग्रगामी नीति का पालन यहाँ पर होने लगा। अब लिटन मौका खोज रहा था कि कब हम बातचीत का मौका निकालें और संधि का प्रस्ताव रखें। तो 1878 में दिल्ली दरबार लगता है। तो लिटन को लगता है कि इस दिल्ली दरबार की खबर यानी केवल सूचना पहुंचाने के लिए कि भाई जो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया उनको कैसर हिंद की उपाधि दी गई है, यानी हिंद के क्षेत्र में, हिंदुस्तान के क्षेत्र में जितने भी राजा हैं उन सब के ऊपर कौन है, रानी विक्टोरिया है। केवल इस बात की सूचना देने के लिए उसने एक अभिनंदन शिष्टमंडल सर लेविस के नेतृत्व में भेजने की योजना बनाई ताकि उसी समय संधि की बात हो सके। ठीक, परंतु शेर अली ने इस शिष्टमंडल को अस्वीकार कर दिया। उसने कहा कि हम इस शिष्टमंडल को अस्वीकार, मतलब हम इस शिष्टमंडल को स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो दोनों शब्द है वह शेर अली यह नहीं चाह रहा है कि रूस से वह दुश्मनी में हो। वह चाहता है कि अंग्रेजों से भी मित्रता बनी रहे और रूस से भी मित्रता बनी रहे, यानी रूस की सहायता भी, रूस से बातचीत रूस की लगातार चलती रहती है। तो जब उसने अस्वीकार कर दिया, ठीक,
उसने उस समय अस्वीकार कर दिया। अब इसी समय देखिए यूरोप में एक घटनाक्रम होगा, रूस तुर्की पर आक्रमण करेगा और तुर्की कई सारे क्षेत्रों को जीत लेगा। जब रूस तुर्की कई सारे क्षेत्रों को जीत लेता है तो उस स्थिति में परिवर्तन के लिए बर्लिन में एक सम्मेलन होने का प्रयास होता है। बर्लिन हम इसको कहते हैं, बर्लिन में एक सम्मेलन यूरोपीय देश ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जो रूस ने ये जो कह सकते हैं कि आक्रामक कार्रवाई की है और जिन क्षेत्रों को ले लिया है उसको वापस किया जा सके। तो जब बर्लिन सम्मेलन होने से पहले उसने देखा कि इंग्लैंड काफी रुचि ले रहा है, क्योंकि इंग्लैंड कोई समस्या थी, वो चाहता था कि बाल्कन क्षेत्र में और तुर्की साम्राज्य के क्षेत्र में रूस का प्रभाव क्षेत्र का विस्तार न हो। तो रूस ने इसके ऊपर दबाव बनाने के लिए, इंग्लैंड के ऊपर दबाव बनाने के लिए अपना एक दूत अफगानिस्तान भेजा और अफगानिस्तान का भाई दोस्त मोहम्मद इसका विरोध कर रहा है। वो कह रहा है भाई आप दूत वगैरह शेर अली जो शासक है, शेर अली इस चीज का विरोध कर रहा है। वह जब इसने लेविस को अस्वीकार किया तो वह उधर के दूत को भी स्वीकार नहीं कर रहा है। स्टोलिटॉफ जो दूत आएगा बाद में रूस का, वह स्टोलिटॉफ को भी आने से मना कर रहा है। रूस को कह रहा है कि भाई आप हमारे यहाँ मत भेजिए, लेकिन उसके प्रतिरोध करने के बावजूद और रिक्वेस्ट करने के बाद भी रूस ने उसकी बात नहीं मानी और उसको कहा कि इस समय शेर अली का एक भतीजा था अब्दुल रहमान जो रूसी संरक्षण में था। उसने कहा कि अगर तुम नहीं मानोगे तो हम अब्दुल रहमान को गद्दी पर बिठा देंगे। तो मजबूरी होती है कि शेर अली को फिर स्टोलिटॉफ का स्वागत करना पड़ता है। अब जब रिटर्न देख रहा है कि हमारे इसका स्वागत नहीं किया गया, लेविस के शिष्टमंडल को नकार दिया गया और स्टोलिटॉफ आपका आ रहा है, ठीक। अब यहीं पर क्या करेगा, रिटर्न ने उसको धमकी दी, क्षमा याचना वगैरह की और युद्ध की तैयारी की। वही फॉरवर्ड पॉलिसी है। वो समझ रहा है कि मामला बहुत गंभीर हो गया है और रूस क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के ऊपर लगभग काबिज हो गया है, यानी अफगानिस्तान के साथ उसके संबंध अच्छे हो गए हैं, इसलिए अफगानिस्तान हमारी बात नहीं मान रहा। तो वही है आपका, जब वो भेजेगा, लेकिन हुआ कि उधर तक उस समय 1878 ईस्वी में वहां पर बर्लिन में संधि हो जाएगी और बर्लिन संधि होने के बाद स्टोलिटॉफ को बिना संधि, यहाँ भी देखिए कोई संधि नहीं हो रही है, बस उसने भेजा पेपर बनाने के लिए रूस ने और फिर कुछ समय बाद वह वापस चला जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब लिटन देख रहा है कि हमारे एक शिष्टमंडल को नहीं स्वीकार किया इसने और स्टोलिटॉफ को इसने स्वीकार किया। तब उसने प्रतिरोध में, मतलब कह सकते हैं कि बदला लेने के क्रम में उसने एक थोड़ा ऊंचा शिष्टमंडल यानी एक बड़े अधिकारी को जिसका नाम नेविल चैम्बरलेन है, नेविल चैम्बरलेन को काबुल भेजा कि जाओ और बातचीत करो। अब जब चैम्बरलेन काबुल तक जाएगा तो खैबर दर्रे पर उसको रोक दिया जाएगा और वहां के जो सेना, मतलब जो सेना रहेगी, उसने कहा कि अगर आप इससे आगे जाएंगे तो आपका सशस्त्र विद्रोह, मतलब सशस्त्र विरोध किया जाएगा, यानी आपको सत्य के माध्यम से रोका जाएगा और वहीं पर मिशन क्या होगा, चैम्बरलेन का मिशन समाप्त हो जाएगा। अब इसके बाद इससे और क्रुद्ध हो जाएगा रिटर्न और उसने अंतिम चेतावनी दी और उसको कहा कि तुम इतने समय के अंदर क्षमा याचना करो और हमारा प्रेसिडेंट रखने की बात को स्वीकार करो ताकि हमें वहां की जानकारी मिल सके। वो स्वीकार नहीं करेगा शेर अली और उसी अल्टीमेटम समाप्त होते ही नवंबर 1878 ईस्वी में एक बड़ी सेना लेकर के लिटन ने युद्ध शुरू कर दिया और यहीं आपका सेकंड एंग्लो अफगान वार शुरू हो जाता है। शेर अली रूसी तुर्किस्तान भाग जाएगा जहां उसकी बाद में मृत्यु हो जाएगी। जब शेर अली रूसी तुर्किस्तान भाग जाएगा तो उसके बेटे याकूब खान से 1879 में गंडमक की संधि, ये देखिए है 1879 में गंडमक की संधि होगी, किसके साथ, शेर अली के बेटे याकूब खान के साथ। अब वही संधि में सिंपल चीजें हैं, काबुल में एक अस्थायी रेजिडेंट रख दिया जाएगा, वही ताकि भाई काबुल की स्थिति पर नजर रखी जा सके। और कई दर्रे जो हमने कहा कि जो की थे भारत की चाबी थे, जैसे खैबर दर्रे के आसपास जो मुख्य रूप से हैं, उन कई सारे दर्रों को, पूरी कई सारी पट्टी को अंग्रेजों को सौंप दिया गया, यानी वो क्षेत्र किसके नियंत्रण में रहेगा, अंग्रेजों को, और उसके बदले में 6 लाख रुपए वापस देने की बात की गई। और सबसे मेन चीज जो विदेश नीति है, उसने कहा कि भाई अफगानिस्तान की विदेश नीति यानी विदेश के साथ क्या संबंध रहेगा, इसका डिसीजन कौन लेगा, अंग्रेज लेंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पर स्थिति फिर ठीक है, लेकिन फिर वही अफगान जनता स्वतंत्रता प्रेमी है, वह इस चीज को स्वीकार नहीं करेगी कि भाई फिर वही विदेशी सहायता लेकर के वो किसी को स्वीकार नहीं करना चाहती है। फिर विद्रोह होगा, जैसे बर्न्स को मारा गया था वैसे ही उस समय जो रेजिडेंट था किमनगरी को मार दिया जाएगा और पुनः आपका विद्रोह हो जाएगा। अब देखिए वह याकूब खान उससे इतना डर जाएगा
कि वह कहेगा कि हम अफगानिस्तान की गद्दी से ज्यादा अंग्रेजों के पास रह करके उनका घास काटेंगे। यही कहा गया है कि अंग्रेजों की हथियारी ज्यादा पसंद करेगा। उसने कहा कि भाई हम मतलब उसको इतना भय लगा, वो पहले देख चुका है कि किस तरीके से सात को वहां जनता ने मार दिया था। तो उसने कहा कि भाई अंग्रेजी सहायता हम लेकर के यहाँ मरने की अपेक्षा हम अंग्रेजी संरक्षण में उन्हीं के पास रहेंगे और कुछ नहीं तो हम उनका घास काटना पसंद करेंगे। यानी वो खुद अपने देश के लोगों के साथ कितना डरा हुआ है। तो इस कहने का मतलब यही है कि अफगानिस्तान की जनता सिंपल चीज है, वह चाहती है कि आप विदेशी हस्तक्षेप या विदेशी सहायता ले करके या अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रख के शासन आप मत लीजिए। भाई जब विदेश नीति आप दे रहे हैं तो आप कहाँ संप्रभु बचे। तो चाहते हैं कि ऐसा कोई कार्य न हो। अब इसी बीच आपका क्या होगा, लॉर्ड लिटन वापस चला जाएगा और रिपन वायसराय बन करके आएगा। उसने क्या किया, शेर अली के भतीजे अब्दुल रहमान को शासक स्वीकार कर लिया और लिटन ने अपने समय रहते हुए क्या किया, जैसे जब ये विद्रोह अगर होगा फिर विद्रोह हो जाएगा तो फिर सेना भेजेगा लिटन और कई सारे क्षेत्रों पर फिर से काबुल कंधार वगैरह पर अधिकार कर ले जाएगा। तो अब लिटन की योजना थी कि क्या किया जाए, अफगानिस्तान को खंडित कर दिया जाए, 16 क्षेत्रों में बांट दिया जाए। लेकिन वो जब वापस चला जाएगा तो वह खंडित करने की योजना त्याग दी गई। तो वही सेकेंड एंग्लो अफगान वार में भी वही जन धन की हानि होती है, बड़ा सम्मान यानी अपमानजनक मतलब अपमान प्राप्त होता है इनको। फिर भी थोड़ा बहुत लाभ फर्स्ट एंग्लो अफगान वार की अपेक्षा सेकेंड एंग्लो अफगान वार में अंग्रेजों को मिलता है। क्यों? क्योंकि सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं और जो कुछ दर्रे हैं वो इनको प्राप्त हो जाते हैं। तो यही है आपका मेन सेकेंड एंग्लो अफगान वार। एक थर्ड एंग्लो अफगान वार भी हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, 1919 से 1921 के बीच में। उसमें अफगानिस्तान के शासक ने हमला करने का प्रयास किया लेकिन बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से उसको दबा दिया जाएगा। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कहीं ज़्यादा बुक्स वगैरह में आपको मिलता नहीं, लेकिन फैक्चुअल रूप में 1919 से 21 के बीच में थर्ड एंग्लो अफगान वार हुआ। तो अफगानिस्तान के साथ जो है यानी उत्तर पश्चिम जो सीमा पर अफगानिस्तान का है वहां पर वैज्ञानिक सीमा प्राप्त करने के प्रयास में और उसी आक्रमण के भय के केंद्र बिंदु में रखते हुए अंग्रेजों ने 2 बार अग्रगामी नीति अपनाई, लिटन और ऑकलैंड के समय। अग्रगामी नीति से उनको बहुत ज्यादा लाभ नहीं हुआ है और इन्हीं दोनों के बीच में अकर्मण्यता की नीति अपनाई गई है जिसके साथ शटडाउन लॉर्ड्स का नाम जुड़ा हुआ है। अब अकर्मण्यता का मतलब यह नहीं कि कुछ भी न करना, बल्कि सारी चीजों को देखते हुए आंतरिक हस्तक्षेप न करने की नीति को अपनाना। इस प्रकार आपका आंग्ल अफगान संबंध इस तरीके। अब आगे एक इंपॉर्टेंट है सिंध का विलय कैसे होता है। सिंध का विलय इंपॉर्टेंट है, 1883 ईस्वी में होता है लॉर्ड एलनबरो के समय। अब देखिए सिंध में क्या है आपका, सिंध में क्या इंपॉर्टेंट है। सिंध के क्षेत्र में कराची का महत्वपूर्ण बंदरगाह है और उपजाऊ क्षेत्र है, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से लाभदायक है। और वही फ्रांसीसी भय के जब फ्रांसीसी आक्रमण का भय था तो उनको यह लग रहा था कि भाई सिंध के रास्ते फ्रांसीसी आक्रमण हो सकता है अफगानिस्तान रास्ते सिंध रास्ते होते हुए, तो उसकी एक राजनीतिक उपयोगिता भी है। थोड़ा सा फैक्चुअल चीजें हैं कि भाई सिंध उस समय 3 भागों में डिवाइड था, खैरपुर ऊपरी भाग, मीरपुर मध्य भाग और हैदराबाद निचला भाग। और हर क्षेत्र का एक अमीर था और जो मुख्य अमीर होता था वह हैदराबाद का होता था जो दोनों अमीरों पर शासन करता था। 1801 में संधि हुई थी सिंध के साथ अंग्रेजों की, जिसके माध्यम से फ्रांसीसियों के बसने पर रोक लगाई गई। फिर बाद में 1831 में बर्न्स द्वारा सिंध के जलमार्ग की खोज की गई। पूछता है जो बर्न्स का मिशन है कि सिंध के जलमार्ग की खोज की गई थी, ये फैक्चुअल है आपका। अब देखिए एक घटना और हमने जिक्र किया था राजा रणजीत सिंह के समय कि राजा रणजीत सिंह ने बेंटिक को ऑफर दिया था कि आइए हम लोग मिल करके सिंध के ऊपर आक्रमण करते हैं और उसको बांट लेते हैं। तो बेंटिक ने उस समय रणजीत सिंह के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और स्वयं वह अकेले जाकर के सिंध के साथ बातचीत करना उसने शुरू किया था। और जिसके नेतृत्व में हुआ था वह कर्नल कोटिंगर थे, जिनके नेतृत्व में दबाव डालकर सिंध के साथ एक व्यापारिक संधि वही व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने का प्रयास किया गया था। बाद में अब देखिए सब चीजें आपकी चल रही हैं। 1838 में ऑकलैंड ने संधि की थी, फिर से संधि होती है सिंध के साथ और उसमें कहा जाएगा कि सिखों के साथ विवाद में कंपनी की महत्ता स्वीकार होगी और रेजिडेंट वही सहायक संधि की तरह है आपका। 1848 में ऑकलैंड एक संधि करता है कि वही देखिए अब रूसी आक्रमण का जब भय है तो चाहता है कि अगर अफगानिस्तान पर अभी समय है या क्लियर चीजें नहीं हो पा रही हैं तो सिंध में ही कम से कम हम सिंध को ही सेव कर लेते हैं। तो सिंध के साथ 1838 में एक संधि होती है कि सिखों के साथ विवाद होगा, यानी विदेश नीति अंग्रेजों के साथ रहेगी, कंपनी जैसा कहेगी वैसा करना होगा और एक रेजिडेंट रहेगा जो उन सब चीजों को देगा। अब वही जब वहां पर हार जाते हैं वो
अफगानिस्तान में, तो सोचते हैं क्या करें अपने सम्मान की रक्षा के लिए क्या किया जाए। तो सिंध के साथ कोई विवाद नहीं है, किसी तरह का सीमा विवाद नहीं है, कोई सिंध के अमीरों ने जैसे आंग्ल अफगान युद्ध के समय जैसा इन लोगों ने कहा वैसा अमीरों ने इनकी सहायता की, यानी हर तरीके से वो कार्य किया और मित्रता को पूरे तरीके से निभाया। लेकिन इन्होंने जब वापस आते समय एलनबरो के समय जो वहां का रेजिडेंट है चार्ल्स नेपियर, उसने लगातार आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और अमीरों पर कुछ आरोप लगाए, कुछ एक छोटा मोटा युद्ध हुआ और युद्ध के बाद 1843 ईस्वी में एक एक करके समस्त क्षेत्र को जीत लिया गया और अगस्त 1843 में संपूर्ण सिंध का विलय कर लिया गया और चार्ल्स नेपियर को वहां का गवर्नर बना दिया गया। इस सिंध विलय की बहुत आलोचना होती है क्योंकि सिंध के अमीरों ने आम अफगान युद्ध के समय हर तरीके से अंग्रेजों की सहायता की थी, अंग्रेजों का कोई विवाद भी नहीं था, उन्होंने अपनी पूरी मित्रता को निभाया। लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने एक अनैतिक कार्य करते हुए सिंध का विलय कर लिया। ठीक, तो इस तरीके से सिंध का विलय होता है। इसी सिंध के विलय के संबंध में ही एक कथन है कि जैसे कोई व्यक्ति है जो बाहर मारपीट मतलब जो बाहर मार खा करके आता है और घर में आकर के अपनी बीवी को पीटता है, तो वही मतलब उन्होंने अफगानिस्तान उनकी एक भयानक हार हुई है, बहुत ज्यादा हानि हुई है, सब कुछ चीजें उनको अपमानजनक हुआ है उनके लिए, तो आकर के उसकी पूर्ति उस सिंध विलय के साथ करने का प्रयास। अब एक लास्ट हमारा है आंग्ल भूटान संबंध है। आंग्ल भूटान संबंध हम लोग देखते हैं। अब देखिए, भूटान सभी लोग जानते हैं आज भारत का संरक्षित राज्य है, ये भूटान सीमा है। देखिए, जो भूटान को लेकर के जो मामला है वह इसी पट्टी को लेकर के, ठीक। अब यहाँ पे एक शब्द यूज किया जाता है द्वार। द्वार भोजपुरी वगैरह में, मगधी वगैरह में द्वार को कहते हैं ना, जो डोर होता है आपका द्वार। तो जो भूटान के साथ जो वार हुआ है उसको द्वार वार भी कहते हैं। तो यहाँ कई सारे दर्रे हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्रवेश द्वार। तो देखिए हुआ क्या आपका, इसको हम देखेंगे भी आके। देखिए, भूटान के साथ पहली बार इनका संपर्क होता है वार्न हेस्टिंग्स के समय, जब पहली बार अंग्रेज और पृथ्वीराज भूटान से संपर्क में आए और भूटान के राजा ने भूटान के रास्ते, तिब्बत है आपका, तिब्बत भूटान के रास्ते तिब्बत के साथ व्यापार करने की जब उन्होंने अनुमति दी, थोड़ा सा संपर्क उनका वहां पर होता है, लेकिन वो कोई समझौता है, कुछ ऐसी चीजें भूटान के साथ अंग्रेजों की नहीं होती। भाई बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आप तिब्बत के रास्ते मतलब हमारे रास्ते जाकर के तिब्बत से व्यापार कर सकते हैं। तो देखिए समस्या क्या है, हमने बताया भारत से सीमा लगाते हुए भूटान के निचले इलाके, जो हमने कहा ये जो पट्टी है, यह पट्टी जो है यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, इसमें कई सारे पासेस हैं, कई सारे द्वार हैं जो वहां पे आवागमन को सुगम बनाते हैं और टी प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है आपका। लगभग 80-90 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है और लगभग 1000 किलोमीटर लंबी है आपकी। तो इन क्षेत्रों पर नजर थी इनकी, ठीक। यहाँ पर एक बंगाल द्वार है, यानी बंगाल के क्षेत्र का द्वार, और एक असम द्वार है। तो इन क्षेत्रों पर इनका लालची नजर थी अंग्रेजों की कि अगर हमें ये क्षेत्र प्राप्त हो जाएंगे तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी और सामूहिक दृष्टिकोण से भी हमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। तो अब वही होगा आपका भाई, उनकी क्षेत्र पर नजर पहले से ही है। 1841 में लॉर्ड ऑकलैंड के समय, वही फॉरवर्ड पॉलिसी का जो मामला है इनका, असम द्वार का विलय कर लिया गया। असम द्वार का जब विलय कर लेंगे आप, जो भूटान के कंट्रोल के था, तो जाहिर सी बात आपके संबंध कटु होने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी तरफ भूटानी जनजाति के लोग भी लगातार बंगाल की तरफ आक्रमण करते थे, यानी छापामार युद्ध वगैरह वो लोग आते थे, लूट करके कर जाते थे। तो थोड़ा सा इन सब चीजों से संबंध उनके कटु थे। इसी परिप्रेक्ष्य में 1865 में भूटान और अंग्रेजों के बीच एक द्वार युद्ध होता है। वही हमने कहा द्वार युद्ध का नाम है क्योंकि इन्हीं पासेस को लेकर के वहीं पासेस में हुआ था, जिसमें भूटानियों की बहुत ईजी हार हो जाती है। और 1865 में सिंचुला की संधि होती है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। 1865 में सिंचुला की संधि होती है। उस सिंचुला की संधि में कौन था उस समय, गवर्नर सर जॉन लॉरेंस है और जो भूटान के राजा हैं ओगियन वांगचुक। इन दोनों के बीच एक संधि होती है। इसमें कहा कि भाई हम आपको 50,000 रुपया वार्षिक देंगे, उसके बदले में भूटान ने ये 18 द्वारों की पूरी पट्टी है, ठीक है, ये पूरी पट्टी है, उन्होंने क्या किया, पूरी पट्टी उनको दे दिया। और बंगाल, जैसे असम द्वार तो पहले अंग्रेजों ने ले लिया था, बंगाल द्वार को भी उन्होंने क्या कर दिया, सौंप दिया। इसके अलावा एक क्षेत्र दीवानगिरी का है, दीवानगिरी का क्षेत्र भी सामूहिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, उसको भी अंग्रेजों को दे दिया गया। अब यह संधि 1910 ईस्वी तक ऐसे ही चलती रहती है। सिंचुला की संधि में थोड़ा सा संशोधन होता है कि भाई आपको 50,000 वार्षिक अनुदान की जगह
1,00,000 वार्षिक, यानी जो आपने दरें दी हैं उसके बदले में जो आपको अनुदान दिया जा रहा है तो 50 लाख की जगह 1,00,000 वार्षिक होगा। और आपकी विदेश नीति अंग्रेजों की रही। तो ये पृष्ठभूमि है। जब आप IR में आर्य भूटान संबंध, मतलब जब इंडो भूटान रिलेशन पढ़ेंगे उसको हिस्टोरिकली आप इस चीज को देखेंगे तो आप इसको मतलब ध्यान में रखिएगा तो थोड़ा समय आपको पीछे जाएगा। तो इस तरीके से भूटान एक मित्रवत राज्य के रूप में अंग्रेजों के साथ स्थापित हो गया। एक हमारा लास्ट है तिब्बत संबंध। तिब्बत का जो संबंध है वो आपका जो घटना होती है वह 1904-05 में कर्जन के समय होती है, लॉर्ड कर्जन। तो देखिए तिब्बत के साथ क्या क्या और चीजें जुड़ी हुई हैं। वही फिर रूसी हस्तक्षेप की नीति है। तो रूस ने, हमने कहा कि जब रूस देखा है कि उधर से कुछ नहीं हो रहा है तो उसने क्या किया, तिब्बत के साथ ही अपने संबंधों को मजबूत करना शुरू कर दिया। और अब यहाँ अब तिब्बत क्या है, तिब्बत को चीन अपना अंग मानता है तो चीन का भी मामला इसमें शामिल है। और साथ ही साथ जो वहाँ का चीन का जो तिब्बत का जो प्रमुख होता है उसको दलाई लामा कहते हैं। तो दलाई लामा आप क्या चाहते हैं कि वह चीन से अपने आप को अलग करना चाहते हैं और चीन से अलग सत्ता को मतलब चीन से अलग करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। तो ये कई सारी चीजें हैं जो आम तिब्बत संबंध को जटिल बनाएंगे। अब देखिए, अब वाइल्ड हेस्टिंग्स के समय में ही शुरू एक प्रयास किया गया था कि वहां के साथ भी एक व्यापारिक संबंध हमारा स्थापित हो जाए और व्यापार वगैरह हम लोग वहां से करने लगे। तो 1774-75 ईस्वी में जॉर्ज बागले के नेतृत्व में एक व्यापारिक मिशन जाएगा, लेकिन वह असफल हो जाएगा। लहासा आपकी क्या है, तिब्बत की राजधानी है। तो जॉर्ज बागले के नेतृत्व में एक मिशन जाएगा, लेकिन वह मिशन सफल नहीं होगा। 1783 में पुनः प्रयास किया जाएगा तो भी वह मिशन आपका सफल, यानी तिब्बत के लोगों ने संधि करने से इनकार कर दिया ताकि हमें कोई संबंध आपके साथ नहीं रखना है। अब देखिए, हमने कहा कि चीन तिब्बत को अपना अंग मानता था, तो अंग्रेजों ने सोचा कि हम क्या करें, चीन के माध्यम से, यानी चीन से अनुमति प्राप्त करके तब तिब्बत के क्षेत्रों में व्यापार करने का प्रयास करें। लेकिन यह नीति भी उनकी क्या रही, यह प्लानिंग भी उनकी असफल रही। अब इधर बीच क्या होगा आपका, जब सिक्किम का विलय हो गया तो अब सिक्किम की सीमा मिल रही है तिब्बत के साथ। तो सिक्किम और तिब्बत के बीच सीमा विवाद आपका बढ़ता जाएगा। तो उसी सीमा विवाद के समाधान के लिए 1890 में एक चीन ब्रिटिश सम्मेलन, यानी चीन के बीच और ब्रिटिश, देखिए चीन के साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि चीन मानता है तिब्बत को अपना अंग। एक चीन ब्रिटिश सम्मेलन होगा और उससे सिक्किम और तिब्बत की सीमा डिसाइड कर दी गई। और व्यापार का भी मुद्दा उठा कि भाई अंग्रेजों की मुख्य रुचि किसमें है, व्यापार में है। व्यापार का भी मुद्दा उठा और 1893 में व्यापार करना है तिब्बत के साथ, लेकिन समझौता किसके साथ हो रहा है, चीन के साथ। तो चीन के साथ एक समझौता हुआ पर व्यापार शुरू नहीं हो सका। क्यों, क्योंकि फिर भाई आपको क्षेत्र में, किस क्षेत्र में व्यापार करना है, तिब्बत में, तिब्बतियों ने उस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। तो अभी तक कोई एक ठोस संबंध तिब्बत के साथ नहीं हो पाया है। अब दूसरी तरफ क्या है, 1900 ईस्वी तक आते आते तिब्बत में रूसी गतिविधि, फिर वही है कि रूस अपनी गतिविधियों को इस क्षेत्र में बढ़ाने लगा ताकि भारत के माध्यम से इंग्लैंड को घेरा जा सके। तो जब रूस गतिविधि बढ़ाने लगा और उसी समय एक रूसी नागरिक है दोरजी, जो दलाई लामा का विश्वास पात्र हो गया, मतलब उसके साथ अच्छा संबंध था। तो इन सब चीजों को देखते हुए अंग्रेज काफी चिंतित हुए और इसी पृष्ठभूमि में कर्जन ने 1904 में फ्रांसिस यंग हस्बैंड मिशन भेजा। फ्रांसिस यंग हस्बैंड मिशन भेजा बातचीत करने के लिए। बातचीत नहीं हुई, वहीं पर युद्ध शुरू हो गया। बाद में इन लोगों ने अपनी एक सैनिक टुकड़ी भेज दी। छिटपुट युद्ध होता है और युद्ध होने के बाद युद्ध में हार जाते हैं तिब्बत के भाई। अब तिब्बत बहुत मजबूत देश तो है नहीं, ये लोग हार जाते हैं, लासा तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हारने के बाद भी तिब्बत ने समझौता करने से अस्वीकार कर दिया और जो तत्कालीन दलाई लामा थे वो लासा छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन लासा पहुंच करके जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट थी उससे यंग हस्बैंड ने अपनी शर्तें मनवा ली। अब उसमें मुख्य शर्तों में क्या था, वही कि आप हमें 75 लाख रुपए युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए देंगे, जिसकी जमानत के लिए चुम्बी घाटी का क्षेत्र, हम अपने यहाँ सिक्किम और भूटान के बीच में चुम्बी घाटी का क्षेत्र है, तो हम चुम्बी घाटी को क्षेत्र को उस 75 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के जमानत के रूप में अपने पास रखेंगे। इसके साथ ही साथ व्यापार के लिए यांतुंग, ज्ञानत्से और गर्टाक के स्थान पर व्यापारिक हाट स्थापित किए, यानी एक मार्केट की तरह स्थापित किया जाएगा। इन तीनों स्थानों के माध्यम से हम मतलब अपनी व्यापारिक गतिविधियों को चालू रखेंगे और आप उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये संधि होती है, लहासा की संधि जिसको बोलते हैं,
नाहता की संधि, तो संधि होती है। इसके साथ ही यह भी निश्चय होता है कि तिब्बत अंग्रेजों वही रूस के प्रभाव को रोकने के लिए कि आप अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी को यहाँ पर कोई रियायत नहीं देंगे। लेकिन बाद में यूरोपीय राजनीति चेंज होती है, वहाँ पर अंग्रेजों और रूस के बीच एक संधि होने की बातचीत आपकी जब चलने लगती है, तो यहाँ भी उसका